हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्बन के बारे में पढ़ना। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया किस लिए? ठीक है। तो कार्बन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसके वजह से कार्बन बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है? कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद a large number of compound it forms, and also the carbon combine with the other elements also to form different compound, जिसके वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैटेनेशन। ठीक है। तो कैटेनेशन का डेफिनेशन जो है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। ठीक है। एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। It also form covalent bond with the atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens। ठीक है। इन सब के साथ भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड बना के वो क्या करता है? वो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है। इसीलिए ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अलग से एक चैप्टर बनाए हैं और अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। इंट्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया किसने और किसने खोज किया? बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इससे पहले खोज किया है, लेकिन जो सबसे पहले लैब में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया था, एफ वोलर। ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया था, उसको हीट किया तो उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। ठीक है। बेसिकली उन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड को उन्होंने हीट किया तो उन्हें यूरिया मिला। यूरिया क्या है? यूरिया बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो यूलर सिंथेसाइजेस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बना कहाँ से था? हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। ठीक है। तो उसने उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया, उसको हीट किया। यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब है हीट। ठीक है। ट्रायंगल कहीं पे भी दिखे तो उसका मतलब होता है कि हम उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है। हीटिंग कर रहे हैं। तो जिससे कि हमें क्या मिला? NH2CO NH2। ठीक है। NH2CO NH2 जो होता है वो आपका यूरिया होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला को आप याद रखिए, आगे चल के आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम्स वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि कभी पूछ दिया कि अमोनियम साइनाइड्स को अगर हीट कीजिएगा तो क्या बनेगा? ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली एग्जांपल जो लिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया हुआ है, और एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी एग्जांपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for a CBSE point of view as well as for JEE, NEET point of view or any other entrance examination point of view। ठीक है। तो इस अभी हम लोग इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और जितने भी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे उन सबको बच्चों अच्छे तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया? ये अमोनियम साइनेट लिया। ठीक है। उसको हमने हीट किया तो क्या बना? यूरिया बना। और अमोनियम साइनेट हमारा क्या था? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था।
और हमारा जब हीट किया गया तो उससे हमें पता एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। आपको पता है कि कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि फोर्थ ग्रुप में वो आता है कार्बन। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है। शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो सबसे पहले शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन का शेप क्या होता है, कार्बन कंपाउंड का शेप क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कार्बन का सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 आएगा। ठीक है। तो जिसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, 2s में 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, और p सब सेल्स जो हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके px में है और py में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो ये क्या होता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में चला जाता है। ठीक है। तो जिसके वजह से हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, एक 2s में हो गया और 3p में हो जाता है। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और p में ये, तो जिसके वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, और आप लोगों ने बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुका है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा शेप होता है, वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब हो गया 3 डायमेंशन में आपको इमेजिन करना है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है। और टेट्राहेड्रल शेप में आपको पता है कि दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 109। ठीक है। 109 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो शेप कैसा हो गया इसका, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मीथेन के बारे में देखते हैं। मीथेन आपको पता है कि मीथेन का मतलब होता है CH4। ठीक है। कार्बन आइटम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। चारों हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और उनका ओरिएंटेशन इस प्रकार से होता है कि ऑल दी हाइड्रोजन्स आर at a equal distance from the carbon atom, and the angle between two bonds are equal। ठीक है। फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो इस तरह से जो एंगल होता है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है जो कि कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। इस तरह से हम CH4 का शेप बनाते हैं। ठीक है। ये शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए इथीन, इथीन पता है, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है, इथीन का शेप? तो इथीन में क्या होता है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए इसमें जो दो कार्बन एटम होते हैं, ये दोनों कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम और ये दोनों हाइड्रोजन एटम, मतलब ये टोटल 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम है और ये और 2 कार्बन एटम है। ये 4 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। और जो एम टी पी ऑर्बिटल है, कार्बन का जो एम टी पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, प्लेन के ऊपर ऊपर मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाई करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपस में ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग करने की वजह से, सॉरी वो एम्प्टी नहीं होता, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है। और वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन आइटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। अब आ जाता है इथाइन। इथाइन क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक टू एस हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। और दूसरा
2p हाइब्रिड एक 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, ठीक है। और दो हमारा क्या होता है, दो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक्स प्लेन में रहता है और एक जेड प्लेन में रहता है, या एक्स वाई प्लेन में रहता है, एक वाई प्लेन में रहता है और एक जेड प्लेन में रहता है, ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए रेड कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो एक प्लेन में है, ठीक है। एक रेड लोब में आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करके, ओवरलैपिंग करके ये दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो पहले से एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बनने की वजह से एक बॉन्ड और बन गया। और ये जो ब्लू लोब है इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों लोब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और ये दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन एटम हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या इन्फ्लुएंस है, हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या क्या इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को देख के आप पता कर सकते हैं कि मतलब कि बॉन्ड लेंथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा है इट इन्फ्लुएंस बॉन्ड एंथैल्पी, दो बॉन्ड के बीच का एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट, हीट के बारे में हम बात करें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू आइदर ब्रेक द बॉन्ड और द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड व्हाइल फॉर्मिंग द बॉन्ड, ठीक है। अगर दो कार्बन कार्बन एटम है, ठीक है, उन दोनों के बीच का कोई बॉन्ड है, अगर आप उन दोनों बॉन्ड को आप तोड़ते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो बोल सकते हैं जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंथैल्पी के रूप में, ठीक है। और या तो अगर दो कार्बन आपस में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम एनर्जी इज रिलीज और लिबरेटेड, उसको भी हम लोग एंथैल्पी के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से हमारा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ कैसा होगा और एंथैल्पी कैसा होगा, ठीक है। तीसरा है, अब आता है कि द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स मोर s कैरेक्टर एंड हेंस इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड फॉर्म शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होता है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एक s है और एक p है, ठीक है, और sp3 में क्या है, एक s है और तीन p है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस जिस भी कंपाउंड में कार्बन का अगर एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे उसके न्यूक्लियस के, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा वो क्लोज़र होंगे तो उनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर घटता जाएगा, जैसे कि एस पी में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है, 50% एस है और 50% क्या है, पी है, ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं कि एस पी टू में, तो एस पी टू में क्या हो गया, एस एक हो गया और दो पी हो गया, ठीक है। तो इसमें 33% आपका एस कैरेक्टर हो गया और 33% मतलब 66% क्या हो गया, पी कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एस कैरेक्टर यहाँ पे घट गया, पहले केस में क्या था 50% एस कैरेक्टर था, दूसरे केस में क्या हो गया आपका 33% एस कैरेक्टर, तो एस कैरेक्टर जैसे डिक्रीज हो गया तो अब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा और दूर जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, अब बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा sp2 के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसमें न्यूक्लियस का साइज उतना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के उतना पास होगा और उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा, ठीक है।
तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर को अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, उसके बाद sp2 होगा और उसके बाद sp3 होगा। sp3 का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो हमने पढ़ा कि sp3 का सबसे बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा क्योंकि मोर एस कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसके लिए उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी के बारे में भी हम लोग मान रहे थे। बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू। ठीक है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या चीज़, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो कार्बन एटम या जो इलेक्ट्रॉन और कार्बन न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उस इलेक्ट्रॉन को दूर करने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से पास में, इट इज़ मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्डिंग बिटवीन द टू। तो इसी के लिए क्या होगा कि आपका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, sp3 का सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद sp2 का होगा और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है वो sp का होता है। ठीक है, यानी sp बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर समझने का कोशिश करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचिंग टेंडेंसी। ठीक है, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप सोच सकते हैं कि sp है, sp में क्या है, कार्बन एटम के पास में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो न्यूक्लियस उसका छोटा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियस अगर छोटा है तो ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो क्या करेगा, वो कार्बन उसको आसानी से अपने तरफ से खींचेगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। मतलब मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, तो यानी कि sp जो हाइब्रिडाइज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, उससे कम होता है sp2 का, उससे कम होता है sp3 का। sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उस तरह से sp3 का सबसे कम होता है, sp2 का उससे ज़्यादा और sp का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड के बारे में हम लोग कैसे बताते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें क्या किया कि एक S ले लिया और 2 p ले लिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास 3p ऑर्बिटल कितने हैं, 3p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक s और 2p लेने के बाद वो हाइब्रिडाइज हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइज। फिर भी हमारे पास एक p ऑर्बिटल ऐसा रह गया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और ओवरलैपिंग करके क्या करता है, वो एक p ऑर्बिटल बनाता है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम इज नेसेसरी। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2p ऑर्बिटल का पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। 2p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, और पैरेलल होगा तब जाके ओवरलैपिंग दोनों के बीच में अच्छा होगा और वो क्या करेगा, एक पाई ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, पाई पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए इन इथिन के केस में ऑल द एटम्स मस्ट बी इन वन प्लेन। ठीक है, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या है कि जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, वो क्या क्या होंगे, वो एक ही प्लेन में होंगे।
तो जैसे कि ये इथिन के केस में क्या होता है कि इथिन के केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें जितने भी एटम्स हैं, कार्बन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, ये चारों के मतलब 6 एटम जो होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। और जो कार्बन का दो पी ऑर्बिटल है, एक कार्बन का एक पी ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का दूसरा पी ऑर्बिटल, जिसमें ऑलरेडी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। ये आपस में ओवरलैप करते हैं और एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जिसको हमने सिंगल लाइन से डिनोट किया है। और ये कार्बन के से हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये एक प्लेन में सारे के सारे एटम क्या है, एक ही प्लेन में, जिसको हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो एक लोब है, ब्लैक कलर का जो हमने लोब बनाया है, ये पी ऑर्बिटल है। इस इन दोनों पी ऑर्बिटल में क्या क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग करने के बाद ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन्स एटम्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। जिस प्लेन में कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं, पी ऑर्बिटल क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ड्यू टू द pi bond between the carbon atom, the rotation of the carbon carbon bond is restricted, ठीक है। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि दो लोग को एक साथ ये कर दिया, ठीक है। दो लोग आपस में एक साथ ये हो गया, ठीक है, शेयरिंग करके ओवरलैपिंग कर दी है, ठीक है। अब क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो मोशन हो जाएगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच को आप अगर कोशिश करिएगा कि रोटेट करने का, ठीक है, तो वो रोटेट हो नहीं पाएगा। रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस बॉन्ड को तोड़ना होगा, ठीक है, तभी जाके ये क्या होगा, ये रोटेट हो पाएगा, ठीक है। इसी के लिए ये जो है रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन एक्सिस इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ठीक है, नोट में क्या है, द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम, ठीक है। दैट्स वाई द पाई बॉन्ड्स आर मोर ससेप्टेबल ऑफ गेटिंग अटैक्ड बाय द रिएजेंट, ठीक है। अब आता है कि जो हमारा पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ही ससेप्टेबल होते हैं किसी भी रिएजेंट्स के अटैक करने के लिए। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और कार्बन का जो पी ऑर्बिटल्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, वो प्लेन के ऊपर में भी होते हैं और प्लेन के नीचे में भी होते हैं, दोनों कार्बन के प्लेन के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो अब जो भी रिएजेंट आएगा वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ठीक है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो इस तरह से रिएजेंट्स को दो साइड मिल जाता है अटैक करने के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर गेटिंग टू गेट अटैक बाय द रिएजेंट, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा ससेप्टेबल है रिएजेंट से अटैक होने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले देते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला HC ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट फॉर्म में लिख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा H, आएगा H में सिंगल बॉन्ड, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH3, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है, CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन, सॉरी, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा,
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इसको काउंट कीजिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब पाई बॉन्ड्स कितने हो गए टोटल, पाई बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। कैसे, एक तो प्लेन के ऊपर में जो था, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर में एक था, और एक दूसरा प्लेन के उस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर में जो था, ठीक है। तो उस तरह से 2 बॉन्ड हो गया इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाई बॉन्ड कितना हो गया, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितने पाई बॉन्ड होगा, 3 नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कार्बन और हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अब पाई बॉन्ड कितना हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, टोटल 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब किसी भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना, तो CH3Cl, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, क्यों, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है, और एक एक जितने भी एटम है, 4 एटम है, चारों एटम्स इज कनेक्टेड विद द कार्बन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एक एस और 3 पी, वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे CH3 Ca2 और C डबल बॉन्ड हो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड हो। अब देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल ये मिथाइल जो ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास जो दिख रहा है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि पहला वाला जो कार्बन है उसमें आप देखिए कि कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरा कार्बन जो है नीचे है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, उसमें भी कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और एक बॉन्ड है कार्बन के साथ है, ठीक है। तो ये कितने होगा, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन जो कार्बन एटम जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड मिथाइल के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाले मिथाइल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक पाई बॉन्ड बनाया है उसने, एक पाई बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ कार्बन का एक p ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो जिसके वजह से ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ये प्लेन में लाई करेगा, ये कंपाउंड जो है प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। ये sp2 हो गया, और ये दोनों sp3 हो गए, ठीक है। C CH3CN, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N HHH। अब ये देखिए पहला मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन है, कार्बन के साथ
चार बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पक्का बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन दूसरा कार्बन है वो एक तो सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है और ये इधर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो स्टेट होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड बना रहा है p एक नाइट्रोजन के साथ बना रहा है और दो ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ दो पाई बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब HCONO2, ठीक है, HCONH2। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड, CH डबल। यहाँ पे देखिए पहला वाला जो मिथाइल ग्रुप है, पहला वाला मिथाइल ग्रुप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला कार्बन है, इसमें कितने बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप के साथ में और डबल बॉन्ड। तो जैसे डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब है कि ये क्या है, कौन सा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे कार्बन का। दूसरा वाला तीसरा वाला जो कार्बन है वो भी कौन सा है, वो भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, फोर्थ जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड n के साथ जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये sp3 हो गया, sp2 हो गया, sp2 हो गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हम लोग शेप कैसे पता करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का शेप क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले H2C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया आपको पता चल गया कि इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बन, दोनों हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन ये सब एक प्लेन में लाई करेंगे और इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका जो शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर होगा। मतलब ये इसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगल के शेप में होगा और ना, और ये एक प्लेन में लाई करेगा इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लेनर। तो ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ये देखिए ये ट्रायगोनल हो गया, ट्रायंगल के शेप में आ गया और ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, इसी के लिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल CH3F। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, चार एटम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीन हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, चार होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो वैलेंसी है वो सब सारे के सारे यूटिलाइज हो चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी कार्बन का होता है तो वो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। ठीक है, इसका शेप कैसा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और शेप हो गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp हो गया और ये लीनियर है। ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन जो है एक लाइन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर कंपाउंड है। ठीक है, अब आ जाता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तीन तरीका है, तीन तरीका, देयर आर वेरियस वेज बाय विच वी रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मेनली हम लोग तीन तरीका को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहला है कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, दूसरा है आपका
कंडेंस्ड फॉर्म, और तीसरा है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि हम लोग क्या होता है कंप्लीट फॉर्म किसको बोलते हैं। तो कंप्लीट फॉर्म बेसिकली क्या है, कंप्लीट फॉर्म में आपको जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, और जो जो बॉन्ड्स, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसमें उन सब बॉन्ड्स को आपको क्या करना है, डैश से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो एक कंप्लीट फॉर्म हो गया, मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स विल बी शोन along with their bond bonds। ठीक है, और बॉन्ड को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जैसे CH4 है तो इसको हम लोग कंप्लीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो चारों हाइड्रोजन का जो कनेक्शन है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, डैश से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्म हो गया। सपोज कीजिए कि आपको ईच एटम इज सोन, बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश साइन। ठीक है, सपोज कीजिए कि इथेन के लिए हमको देखना है। ठीक है, तो इथेन के लिए आपका कितना होगा, CH2 CH3। ठीक है, तो कार्बन हो गया, हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, और कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स दिखा दिए हैं। ठीक है, इस तरह से इथीन का कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमने दिखा दिया। ठीक है, उसी तरह से इथाइन का है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, मिथेनॉल को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं CH3 और OH। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिथेनॉल का स्ट्रक्चर को हम लोग ने दिखा दिया। ठीक है, तो ये डिटेल फॉर्म है। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे पास इतने बड़े बड़े केमिकल्स आते हैं कि हम लोग इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बार बार इस बॉन्ड को दिखाना, ठीक है, हाइड्रोजन को बार बार लिखना, ये थोड़ा सा कम्बरसम होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया कि हम लोगों ने फिर से इसको फर्दर रिड्यूस किया। तो हमने क्या किया कि बोले कि नहीं, बॉन्ड जितने भी होंगे बॉन्ड लेंथ को हम लोग नहीं शो करेंगे। ठीक है, कार्बन है तो कार्बन को शो करेंगे, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को शो करेंगे। ठीक है, तो फिर फर्दर हम लोगों ने इसको कंडेंस किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। ठीक है, कंडेंस फॉर्म। तो हम लोग क्या किया कि सबसे पहले बाय ओमिटिंग सम और ऑल द डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि कुछ बॉन्ड्स को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, कुछ बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड्स को हम लोगों ने एलिमिनेट नहीं किया। कुछ बॉन्ड हो सकता है कि कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जिसको एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, समझने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि सारे के सारे बॉन्ड्स को एलिमिनेट किया, कुछ बॉन्ड्स को एलिमिनेट किया। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड के केस में आता है तो डबल बॉन्ड के केस में हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे आ गया वहाँ पे एलिमिनेट कर, लेकिन जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हम लोग उसको नहीं शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप, अगर बहुत सारे आइडेंटिकल ग्रुप जैसे CH3 CH2 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 इस तरह से बहुत लंबा है, तो CH2 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 बार बार लिखने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, CH2 लिख देंगे और एक सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ CH2 इन द चेन उसको एक बार में ही लिख देंगे। ठीक है, तो इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि वो कंडेंस फॉर्म में हम लोग आसानी से लिखें, ताकि दूसरे को भी समझ में आ जाए कि हम क्या कौन सा कंपाउंड लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ना ये हो गया इथेन। इथेन को जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH ये मिथेनॉल को हम लोग क्या लिखते हैं, CH3OH। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग बॉन्ड नहीं दिखाया, कहाँ पे दिखाया कि डबल बॉन्ड के केस में और ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड दिखाया, वहाँ पे जरूरी था। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि CH3 जो इथेन है, इथेन के केस में हम लोगों ने बॉन्ड नहीं दिखाया, ना कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया है, ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिखाया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। ठीक है, आप मिथेनॉल को भी देखिए, मिथेनॉल में भी हमने कहीं पे भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का बीच का भी बॉन्ड नहीं दिखाया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडेंस फॉर्म लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, फर्दर अब देखा गया कि अगर कंडेंस फॉर्म में भी लिखते हैं तो बार बार आपको क्या लिखना पड़ता है, कार्बन लिखना पड़ता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी बहुत कम्बरसम हो जा रहा है। ठीक है,
तो फिर फर्दर हम लोगों ने एक और सिंप्लीफाई तरीका किया कि नहीं, हम लोग अब क्या करेंगे कि लाइन डायग्राम जिगजैग वे में हम लोग ये स्ट्रक्चर को शो करेंगे, किसी भी केमिकल कंपाउंड को स्ट्रक्चर को शो में शो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओनली लाइन्स आर यूज, केवल लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम को हम लोग इसमें शो नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सा एलिमेंट को सकते हैं, ओनली जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जो जो हैलाइड्स के ग्रुप है, तो उन लोगों को हम लोग जरूर इसमें शो करते हैं, जो डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है, और उसके बाद द टर्मिनल डोनेट्स क्या करता है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जो टर्मिनल होता है वो मिथाइल ग्रुप को शो करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इन जिगजैग वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि CH3 है, CH2 है, CH2, इसको हम लोग कैसे लाइन डायग्राम में शो करेंगे, बॉन्ड लाइन में, ये एक सिंपली एरो के रूप में रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट्स है वो मिथाइल है, अब बीच में जो है जो एरो का पॉइंटेड पोर्शन है वो आपका CH2 है। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से CH2 CH3 CH2 CH2 है ना, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, CH2 CH3 आइसोब्यूटाइल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से CH3 CH2 CHO, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ ऊपर में एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो C के साथ जुड़ा हुआ है, CH, वो अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये अल्डिहाइड, देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं शो किया है, कार्बन नहीं शो किया है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कार्बन है और वहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से फिर हम लोगों ने ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, अब साइक्लिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि CH2 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 है, एक साइकिल बना रहा है, तो हम लोग इसको केवल एक ट्राइंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने कार्बन नहीं शो किया, हाइड्रोजन नहीं शो किया। ठीक है, इस तरह से साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन को हम लोगों ने इस तरह से एक पेंटागॉन के रूप में शो किया है। ठीक है, अब ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो हम लोग ने इसको क्या किया है कि सिंपली जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया है और एक हेक्सागोन के रूप में से ये कर दिया है। ठीक, उसी तरह से ये हो गया क्लोरोहेक्सागोन। ठीक है, तो क्लोरोहेक्सागोन को हम लोगों ने क्या किया कि सिंपली एक क्लोरीन एटम लगा दिया हेक्सागोन, हेक्सागोन के इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को ये कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमको हम लोग 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि मीथेन है, मीथेन है तो वो तो 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 2 कार्बन जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन जो है कार्बन के ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, कार्बन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए, ये 3 बना के क्या होगा, एक प्लेन में होगा, और बाकी 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक ऑब्जर्वर से दूर होगा और एक ऑब्जर्वर के सामने होगा। ठीक है, या तो बोल सकते हैं कि एक प्लेन के नीचे होगा और एक प्लेन के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप फिगर में देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जो ग्रीन कलर से जो हमने डॉटेड दिखाया है, ठीक है, वो बेसिकली अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और रेड कलर से जो शो किया है वो एक्चुअली क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मतलब हम ऑब्जर्वर है, हम इसे देख रहे हैं इसको ऊपर से। तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन जो सॉलिड लाइन से जो शो किया हुआ कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या है, ये दोनों बॉन्ड्स आर इन प्लेन ऑफ द पेपर, इस प्लेन पेपर के प्लेन में है। ठीक है, जो ग्रीन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर है, 3 डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जो रेड है वो ऑब्जर्वर के साइड है, वो हमारे साइड है। ठीक है, हमारे साइड वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है,